आइए आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि अर्थशास्त्र का एक आधार है। मांग, डिमांड। मांग क्या है और मांग का नियम क्या है, इसे हम समझते हैं। सामान्य तौर पर मांग से आशय होता है किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जब हो उसे मांग कहा जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में ये डेफिनेशन थोड़ी बदल जाती है, ये परिभाषा थोड़ी बदल जाती है। अर्थशास्त्र के हिसाब से मांग क्या है? मांग निश्चित मूल्य, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, निश्चित मूल्य एवं निश्चित समय, निश्चित मूल्य एवं निश्चित समय, ये जो दो चीज़ें हैं, निश्चित मूल्य और निश्चित समय पर किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, प्राप्त करना, यही मांग कहलाता है। यानी यहाँ दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित मूल्य यानी प्राइस और निश्चित समय यानी टाइम। तो अर्थशास्त्र की भाषा में मांग का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु की इच्छा जब एक हम निश्चित समय में और निश्चित मूल्य पर करें तो ऐसे परिस्थिति को या ऐसे संबंध को हम मांग कहते हैं। सीधी सी बात। अब मांग की जब आप बात करते हैं तो मांग व्यक्तिगत भी हो सकती है। एक व्यक्ति के द्वारा जब किसी वस्तु की इच्छा प्राप्त जाहिर की जा रही है तो वो व्यक्तिगत मांग कहलाएगी। इसके विपरीत कई बार बाज़ार की मांग हो सकती है कि पूरे बाज़ार में डिमांड अगर बढ़ गई है, मांग बढ़ गई है, तो उसे हम बाज़ार मांग के रूप से भी जानते हैं। अब मांग के बाद हम दूसरी चीज़ देखते हैं, मांग वक्र या मांग का नियम। मांग का नियम क्या कहता है? सीधे साधे बात अगर हम करें तो जब हम मांग वक्र की बात करते हैं तो मांग वक्र क्या है? जो मांग की तालिका है, मांग की जो टेबल है, राइट, इसे जब हम रेखा चित्र से प्रस्तुत करते हैं तो ये मांग वक्र बन जाता है। मांग तालिका यानी एक वस्तु जिसकी कीमत और उसके द्वारा मांगी गई मात्रा। तो यहाँ दो चीज़ें हैं मांग तालिका में, एक है कीमत, एक है मात्रा। अब किसी वस्तु की कीमत मान लीजिए ये रुपीज़ में है, 5 रुपये है। अब 5 रुपये है, उस वस्तु की मांगी गई मात्रा 10 इकाई है मान लीजिए। अब अचानक इस वस्तु की कीमत कम हो जाती है, 4 रुपये हो गई, तो स्वाभाविक तौर पर ज़्यादा लोग इस वस्तु को खरीदने जाएंगे और मांगी गई मात्रा बढ़कर हो जाती है 15 इकाई। ठीक उसी प्रकार अगर और कीमत उस वस्तु की कम होती जाती है तो उस वस्तु की मांगी गई मात्रा या उसकी मांग बढ़ती जाती है। ये हो गई तालिका, ये है तालिका। अब इसी तालिका को अगर आप रेखा चित्र में प्रस्तुत करें तो ये मांग वक्र आपको दे देगा। अब इस तालिका में मान लीजिए मैं मात्रा को एक्स एक्सिस पर लेता हूँ और उस वस्तु की कीमत मैं वाई एक्सिस पर ले लेता हूँ। कीमत 1, 2, 3, 4 या 2 या 1 मान लो, 1, 2, 3, 4, 5 और मात्रा है 5, 10, 15, 20, 25। ये हो गई 5, 10, 15, 20 और ये 25। तो 5 रुपये जब कीमत है तो उस वस्तु की 10
इकाई मांगी जा रही है। ये 5 रुपये कीमत है तो उस वस्तु की ये 10 इकाई मांगी जा रही है। कीमत कम हो गई, 4 रुपये हो गई तो उस वस्तु की मात्रा बढ़कर 15 हो जाती है। कीमत और कम हो जाती है 3 रुपये तो उस वस्तु की मांगी गई मात्रा और बढ़ जाती है। और जैसे जैसे कीमत कम होती जाती है किसी वस्तु की, उस वस्तु की मांग बढ़ती जाती है। इन वक्रों को जोड़ने वाली रेखा ही मांग वक्र कहलाता है। सीधी सी बात है। अब इसी में अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं। मांग तालिका हम समझ गए, मांग वक्र समझ गए। अब एक और चीज़ इसमें देखना है, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम बड़े सीधे साधे शब्दों में समझिए इसको। वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा, इन दोनों में जो संबंध है वही मांग का नियम कहलाता है। वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांगी गई मात्रा सॉरी। अब इसको समझिए। वस्तु की कीमत अगर कम हो रही है, कोई चीज़ सस्ती होती जा रही है, तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, मांग में वृद्धि। या उस वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि हो रही है तो उस वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी। ये बड़ा सामान्य सा नियम है। और यही जो विपरीत संबंध है दोनों के बीच में, यही मांग का नियम कहलाता है। यानी अगर आप इसे डायग्राम से समझें तो अभी हमने जो बताया था वही है 0 x y। इधर मैं कीमत लेता हूँ y एक्सिस पर और x रेखा पर मैं मात्रा लेता हूँ, तो ये जो वक्र है डी, यही मांग वक्र है। अब ये क्या बता रहा है? कीमत ON, कीमत इतनी है तो मांगी गई मात्रा है OM। वस्तु की कीमत कम हो गई, ON से हो गई ON डैश। तो जब कीमत कम हो गई तो मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। और कीमत कम हो गई, N1 कर लीजिए इसको, N2, तो कीमत और कम होने पर मांगी गई मात्रा और बढ़ जाती है। यानी संबंध क्या है? जैसे जैसे कीमत कम हो रही है उस वस्तु की मांगी गई मात्रा ये बढ़ते जा रही है। यही मांग का सामान्य नियम है। अब सबसे बड़ी बात ये समझ में हमें आनी चाहिए कि भाई ये मांग वक्र, ये नियम क्यों लागू होता है। या हम ये कह लें कि ये जो मांग वक्र है ये हमेशा नीचे की ओर क्यों झुका रहता है। ये डी ये हमेशा ऐसे क्यों रहता है, ये ऐसे क्यों नहीं होता है मांग वक्र। ये गलत है, ऐसा नहीं होता, ऐसे ही होता है जो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि भाई मांग का नियम लागू क्यों होता है, मांग का नियम क्यों लागू होता है, ठीक, या मांग वक्र हमेशा नीचे की ओर झुका रहता है, नीचे की ओर झुका रहता है। ये क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमें एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। सामान्यतया ये 4 कारणों से होता है। पहला कारण है जो आप पढ़ चुके हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, या पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल
यूटिलिटी। ये क्या कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है कि व्यक्ति जब एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करते जाता है, राइट, जैसे जैसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में अधिक से अधिक इकाई का उपयोग कर रहा है, उपयोग में जब वृद्धि हो रही है, अधिक से अधिक इकाइयों में उपभोग में वृद्धि हो रही है, तो उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम होते जाती है। ये कम होते जा रही, ये उपयोग में वृद्धि, तो उपयोगिता उससे मिलने वाली कम होती जाती है। इसी कारण से जो मांग का वक्र है वो हमेशा ऊपर से नीचे गिरते हुए रहता है, डीडी वक्र। ये पहला कारण है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। दूसरा कारण है कीमत प्रभाव, मूल्य प्रभाव जिसे कहते हैं, प्राइस इफेक्ट। ये क्या होता है? एक सामान्य सी बात है, एक व्यवहार में देखा जाता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है, हम उस वस्तु को खरीदना कम कर देते हैं। अब कीमत बढ़ रही है, हमने उस वस्तु को खरीदना कम कर दिया। खरीदना कम कर दिया तो उस वस्तु की मांग अचानक कम हो जाएगी। ये सामान्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। कीमत बढ़ी तो हमने खरीदना कम कर दिया तो उसकी मांग कम हो गई। या इसका उल्टा, किसी वस्तु की कीमत अगर कम होती है तो हम उसे खरीदना बढ़ा देते हैं और ऐसी स्थिति में उसकी मांग बढ़ जाती है। तो ये दूसरा प्रभाव है जिसकी वजह से मांग वक्र हमेशा ऊपर से नीचे गिरते हुए होता है। तीसरा प्रभाव जो है आय प्रभाव, आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। ये क्या है, थोड़ा इसको समझिए। अब किसी व्यक्ति की आय मान लीजिए बढ़ गई। अब आय बढ़ गई तो उस व्यक्ति की क्रय शक्ति भी बढ़ जाएगी, और क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वो ज़्यादा चीज़ खरीदेगा, यानी उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। इसके विपरीत किसी व्यक्ति की आय अगर कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की खरीदने की क्षमता या क्रय शक्ति भी कम हो जाती है, और ऐसी स्थिति में मांग भी कम हो जाती है। तो ये जो आय प्रभाव है, इसके कारण भी मांग में उच्चावचन या फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलते हैं। चौथा प्रभाव है प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी इसको आप कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो वस्तु हैं एक्स और वाई, ठीक। एक्स वस्तु की कीमत बढ़ गई, उदाहरण के लिए एक्स वस्तु है चाय। चाय की कीमत बढ़ गई, तो चाय की कीमत बढ़ने पर, ये मैं अगले पेज पे समझाता हूँ, ये है एक्स और वाई, ये है चाय और ये है कॉफ़ी। अब देखिए, चाय की कीमत बढ़ गई। चाय की कीमत बढ़ने पर क्या होगा, चाय की मांग कम हो जाएगी, ठीक। अब चूंकि चाय की कीमत बढ़ गई है लेकिन कॉफ़ी की कीमत यथावत है, तो व्यक्ति क्या करेगा, चाय के बजाय वो कॉफ़ी की मांग को बढ़ा देगा, यानी वो चाय पीना बंद कर देगा और अपनी रुचि कॉफ़ी की तरफ बढ़ा देगा, यानी कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। तो ये प्रतिस्थापन है। जब दो वस्तुएं होती हैं किसी के पास विकल्प के रूप में,
और एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तब वह व्यक्ति उस वस्तु का उपयोग कम कर देता है, जिसके फलस्वरूप उसकी मांग कम हो जाती है और इसके बदले वो दूसरे प्रतिस्थापन वस्तु, दूसरी वस्तु जो है जिसकी कीमत में वृद्धि नहीं हुई है उसका उपयोग शुरू कर देता है और उससे उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो ये मांग के नियम के कारण हैं। इसमें कुछ नियम के अपवाद भी हैं, यानी कई जगह अपवाद, ये नियम लागू नहीं होता। कई बार क्या होता है, ये नियम कब लागू नहीं होता, जैसे शो ऑफ वस्तुएं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। नियम ये कहता है कि कीमत बढ़ी तो मांग कम होगी, यही तो नियम कहता है। लेकिन प्रतिष्ठा सूचक वस्तु में ये नहीं होता। वहाँ क्या है, अगर कोई पेंटिंग है उसकी कीमत और बढ़ते जा रही है तो चूंकि वो विरली वस्तु है, ऐसे में उस पेंटिंग की मांग भी बढ़ती जाएगी। ये एक अपवाद है। दूसरा एक अपवाद है घटिया खाद्य सामग्री, यानी ऐसी सामग्री जिसका उपयोग गरीब कर रहा है, जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी ये एक ऐसी वस्तुएं हैं जिसका व्यक्ति उपयोग सामान्यतया नहीं करता, लेकिन जो बहुत गरीब है वो इसका प्रयोग करता है। अब क्या होता है, नियम ये कहता है कीमत बढ़ी, नियम क्या कह रहा है, कीमत बढ़ी तो मांग कम होगी, यही तो कह रहा है नियम। लेकिन अब गरीब के साथ क्या होता है, आज अगर कीमत है मान लीजिए 1 रुपया किलो ज्वार है, ठीक, और उसकी मांग है 1 किलोग्राम, रोज लगता है उसको। कल कीमत हो जाती है 2 रुपया ज्वार की कीमत, तो आज वो 1 रुपया दे रहा है, कल उसे 2 रुपया खर्च करना पड़ेगा इस 1 किलो ज्वार के लिए। क्यों? क्योंकि ज्वार की कीमत बढ़ गई है। अब आज 1 रुपये थी, कल 2 रुपये हो गई है। वो गरीब व्यक्ति इस आशंका में रहेगा कि कल को कहीं कीमत बढ़ते बढ़ते 3 रुपया न हो जाए, और इस डर के कारण वो जब थोड़ी सी मूल्य वृद्धि होती है 2 रुपये की, अचानक वो मांग बढ़ा देता है और वो 5 किलो ज्वार खरीद लेता है, इस आशंका के साथ कि कल को कहीं और कीमत बढ़ गई तो उसके लिए महंगाई से निपटना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ रही है। इसे गिफिन नाम के एक अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया था और इसे गिफिन पैराडॉक्स या गिफिन का विरोधाभास भी कहा जाता है। गिफिन पैराडॉक्स, ये याद रखिएगा, गिफिन का विरोधाभास, यानी गरीब वस्तुओं के लिए जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तब इस आशंका के साथ कि नियमित रूप से ये कीमतें और बढ़ेंगी, वह व्यक्ति उस वस्तु की मांग में वृद्धि कर देता है। तो ये बेसिकली हो गया आपका मांग और मांग का नियम और इसके अपवाद। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम बात करेंगे अब लोच या इलास्टिसिटी की मांग में।